सुश्रुत सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 8 शस्त्र अवचारणीय बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी लाइन लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। हमने पिछले वाले चैप्टर में यंत्र पढ़े थे। यंत्र की संख्या होती है 101। शस्त्र होते विशंति शस्त्राणी। शस्त्र 20 प्रकार के 20 होते हैं, 20 इनकी संख्या होती है। वाग्भट ने 26 माने हैं। वो कौन से होते हैं? मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पलपत्र, अर्धधार, सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक, कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतस, बड़ीश, दंशंकु और एषणी। ये 20 टाइप्स के शस्त्र होते हैं। इनको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जब इनके कर्म पढ़ेंगे हम तो ये अपने आप याद हो जाएंगे। तो अब इनके कर्म पढ़ते हैं शस्त्रों के। जो मंडलाग्र, तत्र मंडलाग्र, करपत्रे, सयातम, छेदन और लेखन। जो मंडलाग्र और करपत्र है इसका छेदन और लेखन करने के लिए यूज़ करते हैं। वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र, मुद्रिका, उत्पल पत्र, अर्धधार इसका छेदन और भेदन करने के लिए यूज़ होते हैं ये। नेक्स्ट सूची, कुशपत्र, आटीमुख, शरारीमुख, अंतर्मुख, त्रिकुर्चक ये विश्रावण करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुठारिका, व्रीहिमुख, वेतसपत्र और सूची ये वेदन करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं बड़ीश, दंत शंकु ये आहरण करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं एषणी, ये एषण करने के लिए, अनुलोमन करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं सूची, ये सीवन करने के लिए यूज़ होती है। इते अष्ट विधेय कर्माणि ऐसे 8 प्रकार के शस्त्र कर्म होते हैं। इसको हम ऐसे याद करते हैं, ट्रिक से याद करते हैं इसको, कि जो मंडलाग्र और करपत्र है माँ के छोले। मंडलाग्र माँ, करपत्र के, छोले से छेदन और लेखन। मंडलाग्र और करपत्र किस में यूज़ होते हैं? छेदन और लेखन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट आते हैं छेदन और भेदन कर्म। ये कौन से शस्त्र होते हैं? इसमें स्टोरी इमेजिन करते हैं कि उत्पल नाम का लड़का था। वो अपनी वृद्ध उंगली, वृद्ध मतलब बड़ी चीज़ को भी बोलते हैं ना, वो अपनी वृद्ध उंगली में मुद्रिका पहनता था। मुद्रिका तो उसका नाखून जो है और उस उंगली का जो नाखून है वो आधा कटा हुआ था। तो उत्पल नाम के लड़का और मुद्रिका वो अपने वृद्ध उंगली में मुद्रिका पहनता था। उसका नाखून जो है वो आधा कटा हुआ था, अर्धधार। तो उत्पल पत्र, मुद्रिका, वृद्धिपत्र, नक्षस्त्र और अर्धधार ये छेदन और भेदन करने के लिए यूज़ होते हैं। ये क्वेश्चन PG 2018 में आया था AIPGT में। नेक्स्ट आते हैं, इसमें भी एक स्टोरी इमेजिन करनी होती है कि एक शरारती आंटी होती है। वो उसका जब उसका रक्त विस्रावण करवाते वो बहुत चिल्लाती है और तो भाग जाती है, चिल्लाती बहुत है। तो उसको चिल्लाना कम करवाने के लिए उसके मुख में सूची, कुश और त्रिकुर्चक डालकर विस्रावण करवाते हैं। तो शरारती आंटी के अंतर्मुख में सूची, कुश और त्रिकुर्चक डालकर विस्रावण किया। तो शरारती से हो गया शरारीमुख, आटी से आटीमुख, अंतर्मुख, सूची, कुशपत्र, त्रिकुर्चक ये इनसे विस्रावण कर्म करवाते हैं। ये NIE 2009 में क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट आते हैं वेदन किससे करवाते हैं? कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्र और सूची इन 5 से वेदन कर्म करवाते हैं। तो इनकी सबकी पहला वर्ड उठा के याद कर लेते। कुबरी, आवेशु 2-3 बार रिपीट करते हैं तो याद हो जाता है। और ये 1-2 बार लिख के देखेंगे तो एक दूसरे से बार बार रिपीट करेंगे, बुलवा के देखेंगे, सुन के देखेंगे तो ऐसे याद हो जाता है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं, चंद्रिका सॉल्व करने बैठते हैं तो हमें यही ट्रिक्स याद आती हैं। वहाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाती है और सिलेबस जब पूरा हो जाता है तो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इनको ऐसे बार बार लिख के देखेंगे तो याद हो जाएंगे। तो कुबरी, आवेशु वेदन में ही यूज़ होते हैं। कुठारिका, व्रीहिमुख, आरा, वेतसपत्र और सूची। नेक्स्ट आते हैं आहरण कर्म। आहरण किससे करवाते हैं? बड़ीश और दंत शंकु से आहरण करवाते हैं। तो ऐसे याद करते हैं, बड़े दांत का आहरण किया, यानी कि बड़ा दांत, जब कोई बड़ा दांत आ जाता है तो डेंटिस्ट के पास जाके आहरण यानी कि इसको खिंचवाते हैं, निकलवा के लाते हैं। तो बड़े दांत, बड़ीश और दंत शंकु का आहरण किया। यहाँ पे नोटिस करेंगे जो बड़ीश होता है ये शस्त्र है और हमने पीछे यंत्र में पढ़ा था शलाका यंत्र होता है, एक बड़ीश मुख होता है वो, और ये जो है वो बड़ीश है अकेला। नेक्स्ट आते हैं एषणी। एषणी जो है वो एषण और अनुलोमन में यूज़ होती है। सूची सीवन में यूज़ होती है। अब यहाँ पे जो सूची है वो 3 कर्म में आई है, वेदन में भी आई है, विश्रावण में भी आई है और सीवन में भी आई है। तो सूची 3 कर्म करती है, वेदन, विश्रावण और सीवन। तो इसको विवश से याद करते हैं। सूची, अब सूची जो है सब विवश होकर लगवाते हैं, इंजेक्शन सब विवश होकर लगवाते हैं, वेदन, विश्रावण और सीवन। अब नेक्स्ट आते हैं इन शस्त्रों को होल्ड कैसे करते हैं।
यानी कि शस्त्र को जब हम सर्जरी करते हैं तो इनको होल्ड कैसे करते हैं। इनमें से वृद्धिपत्र शस्त्र को वृंत और फल के संयोग स्थल से स्थान पर पकड़ना चाहिए। वृंत और फल के संयोग स्थान से, एक बार इसको यहाँ से पढ़ते हैं, ये समझ आ जाएगा आसानी से। वृद्धिपत्र और जो जिन शस्त्रों से भेदन करना होता है, वृंत होता है, जैसे ये चाकू है, वृंत इसका जो ये पीछे लकड़ी वाला पार्ट है ये वृंत है, और फल जो इसका लोहे वाला पार्ट है ये फल है। तो इसका संयोग स्थल यानी कि जो इसका जॉइनिंग पॉइंट है यहाँ से पकड़ते हैं। किस किस को? वृद्धिपत्र को, और जिन शस्त्रों से भेदन करना होता है उनको वृंत और फल के संयोग स्थान से पकड़ें। अब जो वृद्धिपत्र और मंडलाग्र है, इन दो को उत्तान हस्त करके यानी कि कुछ उल्टा हाथ करके लेखन करना चाहिए वृद्धिपत्र और मंडलाग्र से। विश्रावण करने वाले शस्त्रों को वृंत के अग्रभाग से पकड़ना चाहिए। वृंत का अग्रभाग कौन सा हो गया? वृंत हो गया ये पीछे वाला पार्ट, और इसका अग्रभाग कौन सा हो गया? ये इसका वृंत का आगे वाला पार्ट। तो विश्रावण करने वाले शस्त्रों को वृंत के अग्रभाग से पकड़ना चाहिए। बालक, वृद्ध, सुकुमार और राजा वगैरह जो लोग होते हैं उनमें विश्रावण करवाने के लिए त्रिकूर्चक शस्त्र का यूज़ करते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पे अभी तक हम पढ़ रहे थे कि शस्त्र जो है वो ऐसे ऐसे उनको पकड़ना चाहिए, लेकिन अचानक आ गई कि बालक, वृद्ध और सुकुमार टाइप के लोग होते हैं, अगर उनमें विश्रावण कर्म करवाना होता है तो उनको कैसे पकड़ते हैं, उनको किस शस्त्र से करवाते हैं? त्रिकूर्चक शस्त्र विश्रावण करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं व्रीहिमुख। व्रीहिमुख जो शस्त्र होता है उसको कैसे होल्ड करते हैं? ये जो प्रदेशनी उंगली होती है, सबसे पहली इंडेक्स फिंगर होती है, और जो अंगूठा होता है, इन दोनों में लेके और कुछ उल्टा हाथ करके इसमें करवाते हैं। तो इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो इसके वृंत भाग जो होता है उसको प्रदेशनी उंगली और अंगुष्ठ से ले पकड़कर ऐसे शस्त्र कम करवाते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुठारिका। कुठारिका एक टाइप की ऐसे गंडासी टाइप होती है, इसको कैसे होल्ड करते हैं? वाम हाथ से पकड़कर यानी उल्टे हाथ से पकड़कर राइट हैंड की दक्षिण हाथ की मिडल एंड इंडेक्स, इंडेक्स नहीं आएगा यहाँ पे, अंगुष्ठ आएगा, दक्षिण हाथ की मिडल और अंगुष्ठ से पकड़कर चलाना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं आरा, करपत्र, एशनी, इसको मूल भाग में पकड़ना चाहिए। अब इसकी हिंदी पढ़ते हैं। जो वृद्धिपत्र शस्त्र है और जो इसको वृंत और फल के संयोग स्थान पर पकड़ना चाहिए, और जो अन्य भेदक शस्त्र है यानी कि वृद्धिपत्र और सारे भेदक शस्त्र हैं उनको वृंत और फल के संयोग से पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट आता है वृद्धिपत्र और मंडलाग्र को कैसे पकड़ना चाहिए? कुछ उत्तान किए हुए हाथ से पकड़ना चाहिए लेखन कर्म करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं विश्रावण कर्म करने वाले शस्त्रों को वृंत के अग्रभाग से पकड़ना चाहिए, यानी कि वो वृंत हो चाहे जो पीछे वाला पार्ट होता है उसके अग्रभाग से पकड़ना चाहिए विश्रावण करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं विशेषतः बालक, वृद्ध, कोमल अंग, डरपोक और स्त्रियों में, राजा में, राजपुत्रों में विश्रावण कर्म करने के लिए त्रिकूर्चक शस्त्र का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आते हैं व्रीहिमुख शस्त्र के वृंत भाग को हस्त तल से ढांक कर अंगुष्ठ तथा प्रदेशनी उंगली से उसे पकड़ना चाहिए। ये जो हमने पीछे पढ़ा था, व्रीहिमुख शस्त्र को ऐसे ढांक कर ऐसे पकड़ना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कुठारिका को वाम हस्त से पकड़कर दक्षिण हस्त की मध्यम उंगली और अंगुष्ठ का सहारा लेकर उसके सिर पर ठोकना चाहिए। नेक्स्ट आरा, करपत्र और रेशनी को मूल भाग में पकड़े तथा शेष शस्त्रों को शस्त्र कर्म के सुविधा अनुसार उनका जो स्थान योग्य हो उसे वैसे पकड़ना चाहिए। अब नेक्स्ट आते हैं उन शस्त्रों के स्वरूप प्राय उनके नाम से ही जान लिया जाता है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 7 में देखते हैं तत्र नख एशने अष्ट अंगुले। अब जो उसमें नख शस्त्र होता है और जो एशनी होती है वो 8-8 अंगुल के होते हैं। सूचियों का व्याख्यान आगे किया जाएगा, आगे 25 नंबर चैप्टर आएगा उसमें सूचियों का व्याख्यान किया जाएगा। मुद्रिका शस्त्र प्रदेशनी अंगुली के अग्रिम पर्व के बराबर होता है। मुद्रिका होती है एक रिंग होती है, वो उंगली में ऐसे पहनते उसे मुद्रिका शस्त्र को, अंगुली के आगे वाले पोर्शन में, आगे वाले पर्व के बराबर उसकी मेजरमेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं शरारीमुख शस्त्र को 10 अंगुल प्रमाण होता है और उसे कर्तरी या फिर कैंची कहते हैं, और शेष जो शस्त्र होते हैं वो 6 अंगुल प्रमाण के होते हैं। तो जो होती है नख शस्त्र और रेशनी 8-8 अंगुल के, शरारी 10 के और बाकी जो है वो 6 के। तो ऐसे 2-3 बार रिपीट करते हैं। नए 8, शरारी 10, बाकी 6। नए से हो गया नख और एशनी, ये 8 अंगुल के होते हैं, शरारी 10 और बाकी जो होते हैं वो 6 के होते हैं। नए 8, शरारी 10, बाकी 6। नेक्स्ट आते हैं ये शस्त्र के गुण या फिर शस्त्र संपत्ति से कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि शस्त्र के गुण है या शस्त्र संपत्ति है तो शस्त्र संपत्ति है, ये वो ज़्यादा प्रायोरिटी है, जो शस्त्र गुण भी है।
तो कौन से होते हैं? तानी सुग्रहाणी, सुलोहानी, सुधाराणी, सुरूपाणी, सुसमाहित मुखा आग्र अकरालानी च इति शस्त्र संपत। यानी कि जो सुग्रहण हो, यानी कि उत्तम हो, जिससे सुग्रह ठीक तरीके से पकड़े जा सके। सुलोहानी, जो अच्छे लोहे से बने हो। सुधाराणी, जिनकी धारा बहुत अच्छी हो। सुरूपाणी, जो दिखने में बहुत अच्छे हो। सुसमाहित मुख आग्र, यानी कि जो इनके मुख का अग्रभाग ठीक तरीके से बना हो। और अकरालानी, यानी कि ये शस्त्र अकराल, दांते रहित हो। दांत होते यानी कि वो ऐसे ऐसे दांत बने होते हैं कई बार शस्त्र के, वो ऐसे ना दिखे, ये ऐसे, वो ऐसे दांत ना दिखे, ये ऐसे नहीं होने चाहिए। तो ये शस्त्र के गुण होते हैं। शस्त्र गुण कितने होते हैं? ये 6 होते हैं। ये शस्त्र संपत कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं शस्त्र के दोष। शस्त्र के दोष कितने होते हैं? 8 होते हैं शस्त्र के दोष। शस्त्र के कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो इसमें जीडी के क्या बनेगा? गुण, दोष, कर्म। शस्त्र के गुण होते हैं 6, दोष होते हैं 8 और कर्म होते हैं 8। यंत्र के गुण, दोष, कर्म कितने होते हैं? यंत्र के गुण होते हैं 6, दोष होते हैं 12 और कर्म होते हैं 24। तो इसमें जो शस्त्र है, इसमें दोष कौन से होते हैं? वक्र, यानी कि वक्र नहीं होना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, कुंठित नहीं होना चाहिए, खंड, यानी कि खंड में नहीं होना चाहिए, टुकड़े मतलब खंडित नहीं होना चाहिए, खर धार नहीं होनी चाहिए, अति स्थूल, अति तुच्छ, अति दीर्घ, अति ह्रस्व। ये 8 प्रकार के जो होते हैं ये शस्त्र के दोष होते हैं। तो इसको याद कर लेना, प्रोफ वाले स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, पीजीली के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट आते हैं, ये सारे के सारे शस्त्र के दोष होते हैं। इनके विपरीत गुण वाले शस्त्रों का ग्रहण करें, किंतु करपत्र खरधार वाला ही अस्थि छेदन में प्रयुक्त होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये सारे के सारे शस्त्र के दोष होते हैं, लेकिन करपत्र नाम का जो शस्त्र होता है वो अस्थि छेदन के लिए उपयुक्त होता है। उसकी धार जो होती है वो खरधार ही होनी चाहिए। पूछा जाएगा कि शस्त्र जो है वो सारे के सारे खर होनी चाहिए, ट्रू है। और इसका एक्सेप्शन क्या है? करपत्र। करपत्र जो है वो खरधार वाला ही होना चाहिए, अस्थि छेदन में उपयुक्त होता है जो। नेक्स्ट आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि शस्त्रों की धार कैसी होनी चाहिए। तत्र धारम भेदना नाम मसूरी, मतलब जो भेदन कर्म करना होता है जिन शस्त्रों से, उनकी जो धार होती है वो मसूर के समान होनी चाहिए। लेखना नाम अर्ध मसूरी, जो लेखन कर्म में प्रयुक्त होते हैं शस्त्र, उनकी धार अर्ध मसूर के समान होनी चाहिए। वेदा नाम विश्रावणाश्च कैशकी, और जिनसे वेदन और विश्रावण करवाना होता है उनकी धार जो होती है वो कैशकी, यानी कि बाल के समान होनी चाहिए उनकी धार। और जिनसे छेदन करवाना होता है उनकी अर्ध कैशकी, अर्ध कैशकी, यानी कि इनकी धार होनी चाहिए। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। इसका सबका पहला पहला अक्षर पकड़ लेते हैं। भेदन, लेखन, वेदन, V2, वेदन और विश्रावण, और सी से छेदन, BLVC, BLV2C। भेदन, वेदन, लेखन, वेदन और विश्रावण, और सी से छेदन। अब जो भेदन है वो उसकी मसूर के समान होनी चाहिए, लेखन है उसकी अर्ध मसूर के समान होनी चाहिए, और वेदन और विश्रावण है उसकी कैशकी होनी चाहिए। उसके बाद जो छेदन उसकी अर्ध कैशकी होनी चाहिए। मतलब पहले जो है वो पूरा आ रहा है, उसके बाद आधा मसूर और फिर आधा मसूर, पहले कैशकी और फिर अर्ध कैशकी। BLVC, भेदन, लेखन, वेदन और विश्रावण और छेदन। नेक्स्ट आते हैं बड़ीशम, दंत शंकु। बड़ीश और दंत शंकु ये दोनों शस्त्र अग्रभाग पर मुड़े होते हैं। अब पीछे हमने पढ़ा था कि बड़ीश और दंत शंकु का कर्म क्या होता है? आहरण कर्म होता है बड़ीश और दंत शंकु का, बड़े दांत का आहरण। अब आहरण किस चीज़ से करेंगे? खींचना होता है ना, मतलब कोई चीज़ आगे से मुड़ी होगी तभी तो वो खींचेगी किसी चीज़ को। तो ये आगे से अग्रभाग से जो होते हैं मुड़े होते हैं। कौन से? बड़ीश और दंत शंकु। नेक्स्ट आते हैं, ये एषणी के टाइप्स हैं। तीक्ष्ण कंटक प्रथम, यवपत्र मुख्य एषणी, गंडूपद आकार मुखी, ये 3 एषणी के टाइप्स होते हैं। चरक ने एषणी के चिकित्सा 24 द्विवर्णीय में 2 टाइप्स माने हैं, मृदु और कठिन। मृदु होती है जो प्लांट ओरिजिन की होती है, कठिन होती है जो लोह के बनी होती है। और सुश्रुत ने 3 टाइप की एषणी मानी है, तीक्ष्ण कंटक, यवपत्र और गंडूपद। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं, तिर्यक से। तिर्यक होता है ना तिरछा चलना, तो तिर्यक से याद कर सकते हैं इसको। ती से हो गया तीक्ष्ण कंटक, य से हो गया यवपत्र, और ग से हो गया गंडूपद आकार। नेक्स्ट आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पायना। तेषाम पायना त्रिविधा, शार, उदक, तेलेशु। पायना होती है शस्त्र की धार को तेज करना, तीक्ष्ण करने के लिए पायना बोलते हैं। तो 3 टाइप से पायना होती है उसकी। शस्त्रों को तेज करने के लिए इन्हें गर्म कर क्षार, जल और तेल में डुबाते हैं। क्षार, उदक और तेल, 3 में पायना होती है। इन तीनों में डुबा के पायना की जाती है। कट से याद कर सकते हैं इसको।
सी से हो गया शार, यू से हो गया उदक और टी से हो गया तैल। शार, उदक और तैल, इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये दे दिया जाएगा मास, छेदन, भेदन, पाटन में कौन से उससे पायना की जाएगी, तो उदक पाइत होते हैं उसमें शस्त्र जो होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शार पाइत कौन से होते हैं। तो शार पाइत होते हैं शर, शल्य, अस्थि छेदन, मतलब शार पाइत शस्त्र में डुबा के हम शर, शल्य और अस्थि में छेदन करते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, शार जो होता है वो बहुत तीक्ष्ण होता है और जो अस्थि होती है वो बहुत कठोर होती है, यानी कि कठोर चीज़ में छेदन करने के लिए तीक्ष्ण चीज़ में ही तो शस्त्रों को पाइत किया जाएगा। इसको ऐसे अस्थि से याद कर सकते हैं। शार पाइत कौन सा होएगा, शर, शल्य, अस्थि छेदनेशु। नेक्स्ट आता है उदक पाइत। उदक पाइत कौन से होते हैं, उदक पाइत किस में करते हैं हम शस्त्रों को, मांस, छेदन, भेदन, पाटनेशु, मतलब मांस के छेदन, भेदन और पाटन के लिए उदक पाइत होते हैं शस्त्र। उदक पाइत शस्त्र को मांस के छेदन, भेदन और पाटन कर्म में प्रयुक्त करना चाहिए। इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो मांस, छेदन, भेदन, जो ये नॉन वेजिटेरियन डिशेस बनाते हैं, मांस, छेदन, भेदन, पाटन करके उसका वो कोई डिश बनाते हैं उसमें पानी भी ऐड करते हैं, तो उदक पाइत। उदक पाइत किसका हो गया, मांस, छेदन, भेदन, पाटनेशु। नेक्स्ट आते हैं तेल पाइत। तेल पाइत करने शस्त्रों का हम कहाँ पे करते हैं प्रयोग, सिराओं के वेधन कर्म, शिरा वेधन, स्नायु छेदन, सिराओं के वेधन कर्म तथा स्नायु छेदन कर्म में प्रयुक्त करें। तो तेल पाइत शस्त्रों को सिरा वेधन, स्नायु छेदन, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं। सिराएं जो होती है वो हाथ के ऊपर दिखती हैं, तो हाथ के ऊपर दिखती है, हम स्किन को भी उस पे को तेल को भी हाथ के ऊपर लगाते हैं दृढ़ बनाने के लिए, तो सिराओं को दृढ़ बनाने के लिए तेल पाइत। तो सिरा वेधन, स्नायु छेदन में तेल पाइत शस्त्र यूज़ करते हैं। तो इसमें डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जैसे कि सर, शल्य, अस्थि छेदनेशु, बताओ इसमें कौन से किस में पाइत किया जाता है शस्त्रों को, इसमें शार में पाइत किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं तेषां निशानार्थम सलक्षण शिला माशवर्ण धार संस्थापनार्थम शाल्मली फलकमिति। तो मतलब जो जो शस्त्र हमने तीक्ष्ण किए थे उनकी चमक, निशा होती है चमक बढ़ाने के लिए और तीक्ष्ण करने के लिए उनको सलक्षण शिला, सलक्षण यानी कि खर, शिला मतलब पत्थर, माशवर्ण मतलब मुदक के वर्ण की, काले वर्ण की उड़द के समान रंग की काली खुरदरी शिला पर उन शस्त्रों की धारा को तेज करते हैं। जैसे कोई चाकू वगैरह भी होता है, उसकी धारा यदि हमें तेज करनी होती है तो उसे पत्थर पे घिसाते हैं तो उसकी धारा तेज हो जाती है। तो इसको ऐसे यूज़ करते हैं कि उनकी निशान अर्थ मतलब चमक बढ़ाने के लिए और तीक्ष्ण करने के लिए उसको सुलक्षण शिला और माशवर्णा, वे उसको खुरदरी शिला होती है उस पर लगाते हैं, उससे उसकी धारा तेज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं धारा संस्थापनार्थम। अब वो धारा जो तेज है उसको उसके संस्थापन के लिए मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए क्या करते हैं, शाल्मली फलक का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं विमर्श में वाग्भट ने शस्त्रों को सुरक्षित रखने के लिए शस्त्र कोश का वर्णन किया है। अब शस्त्र कोश होता है, जो शस्त्र होते हैं उनको एक जगह पे रखने के लिए, सबको उनको सुरक्षित रखने के लिए उसका जो प्रमाण बताया है वो 9 अंगुल विस्तार सुघनो 12 अंगुल, मतलब 9x12 का वो शस्त्र कोश होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 14 में, यदा जब निशातनी मतलब निशा पर घिसा हुआ शस्त्र रोम काटने में समर्थ हो जाए तथा सुसंस्थित हो, उसे शस्त्र प्रमाणानुसार हाथ में धारण कर पश्चात शस्त्र कर्म में प्रयुक्त करें। नेक्स्ट आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, ये अनुशस्त्र है। अनुशस्त्र कितने प्रकार के होते हैं, 14 प्रकार के, 14 होते हैं अनुशस्त्र। पीछे जो हमने पढ़ा था वो उपयंत्र था, उपयंत्र कितने प्रकार के होते हैं, उप में प आया था तो हमने ऐसे याद किया था प से 25, उपयंत्र 25 होते हैं। अनुशस्त्र होते हैं वो 14 होते हैं। ये कौन से होते हैं, त्वक, सार, स्फटिक, काच, कुरुविंद, जलोका, अग्निशार, नख, गोजी, शेफालिका, शाक, पत्र, करीर, बाल, अंगुली, ये 14 प्रकार के होते हैं। इनमें जलोका को हाईलाइट कर ले, ये अनुशस्त्र होता है। और पीछे हमने पढ़ा था अग्निशार, नख, बाल, अंगुली, ये 5 होते हैं, ये अनुशस्त्र और उपयंत्र इन दोनों में कॉमन होते हैं। ये अनुशस्त्र भी होते हैं और उपयंत्र में भी आते हैं। अंगुली, शार, नख, बाल, अंगुली। अंगुली शार तो अग्निशार तो वैसे ही याद हो जाएगा, नख, बाल, अंगुली को NBA से याद कर सकते हैं। MB होता है ना, MBA छोड़ के NBA याद कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं शिशूनाम शस्त्र भीरूणाम शस्त्र अभावे च योजयेत। अब इन अनुशस्त्रों का प्रयोग कब करते हैं, शिशुओं में, बालकों के लिए, शस्त्र भीरूणाम जिनको शस्त्रों से डर लगता है, और शस्त्र के अभाव में, इन 3 सिचुएशन में हम अनुशस्त्र को प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं त्वग सारादि चतुर्वर्ग छेदन भेदन च बुद्धिमान, यानी कि जो त्वग सारादि चतुर्वर्ग होते हैं इनमें कौन से आते हैं, वंश और स्फटिक, कांच और कुरुविंद। त्वग सारादि को हम कहाँ यूज़ करते हैं, छेदन और भेदन के लिए यूज़ करते हैं। हमने पीछे छेदन और भेदन के लिए किस किस का यूज़ किया था, वो जो उत्पल वाली स्टोरी थी, उत्पल, मुद्रिका,
न उत्पल पत्र, मुद्रिका, वृद्धि पत्र, नक्षत्र और अर्धधार, इनका हमने छेदन और भेदन में किया था। अगर वो अवेलेबल नहीं है और बालक और शस्त्र भीरु नाम ये सिचुएशन आती है तो हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? त्वक सारादि वर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। त्वक सारादि इसमें कौन से आते हैं? वंश आता है, स्फटिक आता है, कांच और कुरुइंद। इन अनुशस्त्र का प्रयोग करें। नेक्स्ट आते हैं आहरण, छेदन, भेदन तथा अन्य शक्य कर्म, मतलब करने योग्य शस्त्र कर्म करने के लिए नाखूनों का प्रयोग करें। मतलब आहरण, छेदन, भेदन। पीछे हमने आहरण किससे किया था? बड़े दांत का आहरण, बड़ीश और दंत शंकु से हमने आहरण किया था। लेकिन अगर शस्त्र प्रेजेंट नहीं है, अगेन जब शस्त्र प्रेजेंट नहीं होते हैं तब हम अनुशस्त्र का प्रयोग करते हैं। तो वो प्रेजेंट है तो नहीं है तो आहरण, छेदन और भेदन और अन्य करने योग्य कर्म जो है इनके एब्सेंट में हम नाखूनों से कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्षार, अग्नि और जलोकाओं की प्रयोग विधि आगे के अध्याय में। ये आगे 11, 12, 13 लगातार चैप्टर आएंगे क्षार, अग्नि और जलोका के। और जो रोग मुख में उत्पन्न होते हैं उनका तथा नेत्र के वत्रम में होने वाले रोगों का विश्रावण, यानी कि मुख में और जो नेत्र में वत्रमगत रोग होते हैं उनका विश्रावण अगर करना पड़ जाए। पीछे हमने विश्रावण किया था, शरारती आंटी वाली जो ट्रिक थी, शरारती आंटी के अंतर्मुख में सूची, कुश, त्रिकुच डालकर विश्रावण करवाया। तो शरारीमुख, आटीमुख, अंतर्मुख, सूची, कुशपत्र, त्रिकुर्चक, इनसे करवाया था विश्रावण। अगर वो अवेलेबल नहीं है और बालक और भीरु नाम, शस्त्र भीरु नाम ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कौन से अनुशस्त्र का प्रयोग करते हैं? गोजी, शेफालिका और शाक के पत्रों का प्रयोग करते हैं विश्रावण कर्म करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं एष्य कर्म में एषणी का प्रयोग करें और एषणी के अभाव में बाल, अंगुलियों और अंकुरों का उपयोग करना चाहिए। एषणी होती मतलब प्रोबिंग करने के लिए हम बाल, अंगुली और अंकुरों का भी प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं विमर्श में। जो वाग्भट है उन्होंने 17 माने हैं, 14 तो माने ही हैं, 14 माने हैं, उसके अलावा 3 और माने हैं, तो 17 माने हैं कुल अनुशस्त्र। अब 3 एक्स्ट्रा कौन से हैं? सूर्यकांत, समुद्रफेन और शुष्क गोमय। अब सूर्यकांत होता है, ये ज्योमेट्री में भी आता था, ये कन्वर्जिंग ग्लास होता है। ये किस में यूज़ होता है? ये त्वक दाह के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट आते हैं समुद्रफेन। समुद्रफेन कट्टल फिश होती है, लेखन कर्म यानी कि स्क्रैपिंग के लिए यूज़ होता है। और शुष्क गोमय इसका कर्म नहीं है। ये 3 एक्स्ट्रा अनुशस्त्र माने हैं। किसने माने? ये अष्टांग संग्रह वाग्भट ने माने हैं। शत्रुदर्श के अतिरिक्त सूर्यकांत, समुद्रफेन और गोमय, शुष्क गोमय, ये 3 माने हैं एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आते हैं बुद्धिमान वैद्य इन शस्त्रों को शुद्ध संज्ञास से कर्ण प्राप्त कर्म कोविद ऐसे कर्म लुहार से बनवाए, मतलब ऐसे लुहार से बनवानी चाहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे इस श्लोक में भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये हमारा शस्त्र कर्म कंप्लीट होता है, शस्त्र वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।